भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, विचारों की पार्टी है। बाकी सभी पार्टियां परिवार की पार्टी बन गई। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, नक्शा उठा के देखो, जम्मू कश्मीर में पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार की पार्टी, हरियाणा उठा करके देखो लोकदल परिवार की पार्टी, पंजाब उठा के देखो संयुक्त अकाली दल परिवार की पार्टी, उत्तर प्रदेश उठा करके देखो समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी, वेस्ट बंगाल चले जाओ टीएमसी परिवार की पार्टी, आप तेलंगाना चले जाओ परिवार की पार्टी, आप आंध्र प्रदेश में चले जाओ टीडीपी वाईएसआर परिवार की पार्टी, आप डीएमके को देख लो तमिलनाडु में परिवार की पार्टी, आप महाराष्ट्र चले जाओ एनसीपी परिवार की पार्टी, शिवसेना परिवार की पार्टी, और अब तो कांग्रेस पार्टी भी परिवार की पार्टी हो गई, भाई बहन की पार्टी हो गई, बाकी सबकी छुट्टी। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो विचारों के साथ राष्ट्रीय पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी है, इस बात को ध्यान रखना। और इसीलिए आज इस पार्टी के सदस्य जब चुनाव लड़ते हैं तो आपके ध्यान में आएगा कि हम उत्तर प्रदेश के विकास की नई कहानी लिखना चाहते हैं। मित्रों, अगर मैं बात करूं क्या फर्क पड़ता है जब हम कहते हैं ना कि फर्क साफ है, हम जब कहते हैं ना कि सोच ईमानदार है और हमारा नेतृत्व दमदार भी है और असरदार भी है, जब हम फर्क साफ कहते हैं तो फर्क साफ क्या है? फर्क साफ ये है कि आज आजम खान जेल में है, आज मुख्तार अंसारी जेल में है, आज आतिफ अहमद जेल में है। यही अगर सपा की सरकार होती तो ये बाहर होते और दंग नारे होते, और आज ये जेल के अंदर है। ये हमको अंतर समझना चाहिए। इसलिए फर्क साफ है। हम सेवा के लिए आए हैं, वो मेवा के लिए आए हैं। हम रक्षक हैं, वो भक्षक हैं। हम लोगों की रक्षा के लिए आते हैं, वो भक्षण करने के लिए आते हैं। और मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से उनका भक्षण चलता है। लेकिन हम विचारों की पार्टी। आप बताइए, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को धाराशाही किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? हमारे सांसद रावत जी ने अपनी उंगली से बटन दबा करके धारा 370 को गिराया कि नहीं गिराया? उसी प्रकार आने वाले समय में साकेंद्र जी भी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपनी इसी उंगली से वोट दे करके विकास की एक नई कहानी लिखेंगे। इसको हमको याद रखना। आप बताइए, जब हम बात करते हैं 3 तलाक की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 तलाक को समाप्त करो। किसी नेता में दम नहीं था, सरकारें आई गई। ये मोदी जी की इच्छा शक्ति थी, जिन्होंने 3 तलाक को हटा करके मुस्लिम बहनों को आजादी दिलाने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये भी याद रखना चाहिए। और उसमें भी उपेंद्र यादव जी बैठे, उपेंद्र रावत जी बैठे, उन्होंने अपने इसी उंगली से, अपनी उंगली से बटन दबा करके 3 तलाक के विरोध में अपना वोट डाल करके मुस्लिम बहनों को आजाद किया। तो वो हमारी सरकार ने किया, हमारे नेता ने किया। आप इनको वोट डालते हैं, ये आगे वोट डालते हैं, तब जाकर के प्रदेश का विकास होता है। आप बताइए, कार सेवकों पर सपा की सरकार ने गोलियां चलाई थी कि नहीं चलाई थी? चलाई थी कि नहीं चलाई थी? चलाई थी कि नहीं चलाई थी? ये आजकल राम भक्त बने हुए हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, अखिलेश जी मंदिरों में जाके घंटी बजा रहे हैं। मैं कहता हूं, अब पछतावत हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्यों, अब क्या, अब घंटी बजाने से क्या होगा? ये कांग्रेस पार्टी वाले राम जन्मभूमि को पहले लटकाया, अटकाया, भटकाया। कपिल सिब्बल ने बोला फैसला मत होने दो, इससे बीजेपी का फायदा होगा। राम मंदिर की कोई इच्छा नहीं थी। ये सब लोग इस तरीके से करते रहे, लटकाने का काम किया, भटकाने का काम किया। आजकल मुझे बड़ी खुशी होती है
कोई कांग्रेसी नेता गंगा आरती कर रहा है, कोई नेता आजकल चंदन लगा करके भाषण दे रहा है। जिनको आचमन नहीं आता हो, जिनको चरणामृत लेना नहीं आता हो, आजकल गंगा आरती कर रहे हैं। गंगा आरती, ये गंगा आरती भी और मंदिरों के दर्शन भी ये बीजेपी ने सिखाया है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए। इसलिए अब बताओ, भव्य राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और आप सब लोग इस बात को ध्यान में रख करके, जो आपका सपना था वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये विचारों की पार्टी है, ये सत्ता पर बैठने नहीं आई है बीजेपी की पार्टी। ये देश में बदलाव लाने के लिए आई है, देश को सुरक्षित बनाने के लिए आई है, देश को खुशहाल बनाने के लिए आई है, ये याद रखो। इसलिए कई बार राजनीति में होता है, मैंने ऐसे ही वोट दे दिया। ऐसे ही वोट नहीं दिए जाते, वोट सोच समझ करके दिया जाता है, जिससे हम लोग आगे बढ़ सके। अब ये मुझे याद है, आज पुलवामा के हमले की तीसरा साल है। आज के दिन हमारे शहीद पुलवामा में शहीद हुए थे, उन्होंने शहादत दी थी, उन्होंने देश की रक्षा करते करते बलिदान दिया था। ऐसी परिस्थिति में उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? उस समय कहा था कि पाकिस्तान को कहा था प्रधानमंत्री ने, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा आगे? कि घर में घुस के मारेंगे, और एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया और पाकिस्तान को सबक सिखाया। ये विचारों की लड़ाई की पार्टी है, ये देश को सुरक्षित रखने वाली पार्टी है, ये देश को मोदी जी के नेतृत्व में आगे ले जाने वाली पार्टी। हमारी पार्टी गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति, मातृशक्ति, माताओं की रक्षा करना, माताओं को सशक्तिकरण देना, महिला सशक्तिकरण करना, युवाओं को मजबूती प्रदान करना, किसानों की देखभाल करना, ये हमारा लक्ष्य है। सपा की पार्टी आती है तो वो किसी एक जाति विशेष की और धर्म विशेष की पार्टी होती है। बसपा की पार्टी आती है तो किसी जाति विशेष की बात करती है। लेकिन बीजेपी की सत्ता में आती है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के चलती है। इसलिए मित्रों, और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हर दृष्टि से जब मैं गरीबों की बात करता हूं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। बताओ आप कि जब कोरोना आया और लोग मोदी जी का उस समय मखौल उड़ाते थे कि ये जनधन के खाते खुलवा के क्या कर लेंगे, कौन सा अंतर आएगा जनधन के खाते खोलने से। जब कोरोना आया और लॉकडाउन लगा तो न पोस्ट ऑफिस खुला था, न पोस्टमैन मिला, न मनी ऑर्डर मिला, लेकिन मोदी जी ने 20 करोड़ बहनों के खाते में 3 महीने के लिए 500 रुपए पहुंचा करके महिला सशक्तिकरण का रूप दिया। उसी तरीके से अगर हम देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना, पक्के मकान बनाना, और पक्के मकान बनाने की दृष्टि से अभी तक 1,76,00,000 मकान बने हैं और उत्तर प्रदेश में 46 लाख मकान बनाए गए हैं जो पक्के हैं। और ये मकान ही नहीं है, इसमें शौचालय अलग है, रसोई घर अलग है, गैस का कनेक्शन अलग है, सोने का कमरा अलग है, बाहर अहाता अलग है। ये सब कुछ के साथ बनाया हुआ पक्का मकान 42 लाख उत्तर प्रदेश में और 1,76,00,000, और अगले साल इसको लगभग 60 लाख मकान बनने वाले हैं और 48,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। और सबसे खुशी की बात है कि इस घर का मालिक नहीं होगा, इस घर का मालिक मालकिन होगी, महिला सशक्तिकरण होगा, घर की मालकिन बनेगी। ये अंतर है। उसी तरीके से आप बताइए, SC ST का रिजर्वेशन 10 साल बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? OBC को, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया कि नहीं दिया? पिछड़ा वर्ग कमीशन को। हमारे गरीब किसी भी जाति के हों, उनको 10% का आरक्षण दिया कि नहीं दिया?
ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस बात को लेकर के चलने वाली हमारी पार्टी ने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा। मोदी जी के आशीर्वाद से उनकी योजना आयुष्मान भारत को लागू करने का मौका मिला। आज से 5 साल पहले किसी गरीब के घर में किसी को कैंसर हो जाए, किसी गरीब के घर में किसी को दिल की बीमारी हो जाए, किसी गरीब के घर में किडनी का ऑपरेशन कराना पड़े, तो घर बिक जाता था। और घर ही नहीं बिकता था, खेत भी बिक जाते थे। और मुझे याद है, ये एमपी साहब लोग ये प्रधानमंत्री के पास प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसे मांगने के लिए आया करते थे। क्यों रावत जी, ठीक बोल रहा हूं? 500 लोगों को इन्होंने दिलवाया, ये राहत मांगते थे। मोदी जी ने 50 करोड़ की जनता, यानी भारत की 40% की आबादी, यानी दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य का योजना, इस योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए हर साल 5 लाख रुपए का प्रति परिवार की व्यवस्था की है। 5 लाख रुपए की प्रति परिवार की व्यवस्था की। यह दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवर है। और उत्तर प्रदेश में भी इसमें हमारे लोग बड़ी संख्या में 6 करोड़ 50 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 6 करोड़ 50 लाख लोगों ने उत्तर प्रदेश में लाभ उठाया है। मित्रों, यह गरीब की बदलती तस्वीर के बारे में हम आपके सामने रखना चाहते हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, लगभग 11 करोड़ 10 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए गए, जिसमें 1.5 करोड़ कनेक्शन इसी आपके उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं। उसी तरीके से 11 करोड़ जहां शौचालय बने, उस 11 करोड़ में लगभग यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 95 लाख शौचालय यहां बने हैं। यानी महिलाओं का सशक्तिकरण किया गया, ये भी हमको याद रखना चाहिए। 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुले, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी आई है, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ साथ एक आयुष यूनिवर्सिटी भी आई है। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना था तो उत्तर प्रदेश 22-23 करोड़ की जनसंख्या और आपके यहां 15 मेडिकल कॉलेज थे। आज 59 मेडिकल कॉलेज मोदी जी ने खोल करके उत्तर प्रदेश को दिया है। उसी तरीके से जेवर का एयरपोर्ट दिया है। नई नई तरीके से विकास की योजनाएं बनाई जा रही हैं। उसी तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंकवे, बुंदेलखंड लिंकवे, हर एक तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे। और मैं सब लोगों को कहता हूं कि ये सड़क नहीं है, ये विकास की गंगा है, एक विकास की नई कहानी लिखता है। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। इसलिए मित्रों, अगर विकास की दृष्टि से हमको देखना है, जैसा मैंने बताया कि इस साल के बजट में 25,000 किलोमीटर की सड़क बनेगी देश में और 20,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च होने वाले हैं। इस तरीके से विकास को आगे बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश में ही केन बेटवा योजना के तहत 62 लाख लोगों को पीने की पानी को उपलब्ध कराया जा रहा है। भैया बैठ जाओ, ओ कैमरामैन भैया बैठ जाओ। केन बेटवा प्रोजेक्ट में 62 लाख लोगों को पानी की व्यवस्था करने का विषय किया गया है। उसी तरीके से हम अगर कानून व्यवस्था की बात करें, और उसके बारे में मैं तफसील से आपसे चर्चा करना चाहूंगा। अगर विकास की बात करें पहले, तो 5 साल में 10 विश्वविद्यालय बने हैं, 77 में नए कॉलेज खुले, डिग्री कॉलेज, और 28 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं। ये मैं आपको उत्तर प्रदेश की कहानी सुना रहा हूं। और उसी तरीके से अगर मैं विकास के दृष्टि से शांति और अमन चैन शांति की बात करूं, तो अखिलेश के जमाने में 200 दंगे हुए, 200, और योगी जी के जमाने में एक भी दंगा नहीं हुआ। यह भी हमको याद रखना चाहिए। अगर हम मुजफ्फरनगर दंगे की बात करें, तो आपके ध्यान में आएगा कि मुजफ्फरनगर के दंगे में लगभग 93 लोगों की जानें गई। 93 लोगों, 50,000 घर छोड़ करके लोग गए थे। कैराना में 60 परिवार घर छोड़ करके चले गए, जमीन बेच करके चले गए। योगी जी की सरकार आई,
वापस 60 के 60 परिवार कैराना में आकर फिर से बस गए। ये अंतर हमको समझना चाहिए। और मुजफ्फरनगर के दंगों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अखिलेश की सरकार विफल रही है, उन्होंने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है और साथ ही साथ प्रशासन नाम की चीज कोई नहीं थी, प्रशासन फेल हुआ है, ये भी उन्होंने कहा। मित्रों, आप ऐसी सरकार चाहते हैं जहां दंगे हो? आप ऐसी सरकार चाहते हैं? आप खुशहाल रहने के लिए बहू बेटियों को सुरक्षित चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए साकेंद्र जी को लखनऊ भेजना जरूरी है, याद रखना। अंत में मैं आपके सामने 2 घटनाएं बताऊंगा, सिर्फ आपको अखिलेश का और उनकी पार्टी का चरित्र और उनका कामकाज के तरीके के बारे में 2 घटनाएं, और उस 2 घटनाओं से समझ लेना कि किसके हाथ में तुम सुरक्षित हो और किसके हाथ में तुम असुरक्षित हो। और मैं पत्रकार भाइयों से कहूंगा, जब अखिलेश जी आए तो मेरे तरफ से एक सवाल करना। मैं तो जब आता हूं तो मेरे को तो तुरंत आप माइक लेके खड़े हो जाते हो, फलाने पर क्या बोलना है, फलाने पर क्या बोलना है, जरा उनसे भी पूछ लेना। और मेरी घटना नोट कर लो, 2 घटनाएं बता रहा हूं। एक घटना है गोरखपुर गोलघर बम ब्लास्ट, 22 मई 2007 सीरियल ब्लास्ट हुआ था, लोग मारे गए थे। और इस मारे गए लोगों में यूपी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। एनआईए ने हरकत अल इस्लाम यूनियन और इसके साथ साथ इंडियन मुजाहिदीन के 2 लोगों को पकड़ा। एक का नाम था तारिक कासमी और दूसरे का नाम था खालिद मुजाहिद। ये दोनों लोगों के खिलाफ केस हुआ। पत्रकार बंधु नोट कर लेना, मैं नाम भी बता रहा हूं। इन दोनों के खिलाफ केस हुआ। अखिलेश जी बाद में मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सीरियल बम ब्लास्ट के तारिक कासमी को और खालिद मुजाहिद को छोड़ने का काम किया तो अखिलेश की सरकार ने केस विड्रॉ करके छोड़ने का काम किया। कौन थे ये? आतंकवादी थे। किसने छोड़ा? अखिलेश ने छोड़ा। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा आप इनका केस विड्रॉ नहीं कर सकते, भारत के कानून के तहत इन पर केस लगेगा। और अभी गोरखपुर के कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट ने, जज ने तारिक कासमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, ये आप याद रखें। लेकिन अखिलेश जी ने क्या किया? आतंकवादी को छोड़ा। कौन था ये? हरकत उल जिहाद अल इस्लामी का और इंडियन मुजाहिदीन का वह व्यक्ति था जिसको उन्होंने छोड़ा। ये संविधान की शपथ लेते हैं, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, लेकिन करते क्या है? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं आतंकवादियों की रक्षा करूंगा। ये आतंकवादियों की रक्षा करते हैं। दूसरी घटना, गंभीर आरोप लगा रहा हूं मैं। 31 दिसंबर 2007 रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर AK-56 राइफल के साथ अटैक होता है। रामपुर में 31 दिसंबर की रात को सीआरपीएफ के कैंप पर अटैक होता है। 7 सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं। 7 माताओं की कोख सूनी होती है, 7 बहनें विधवा होती हैं, 7 परिवार के बच्चे अनाथ होते हैं। केस चलता है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनते हैं। अखिलेश जी ने 15 केस वापस लिए और उसमें ये रामपुर का मुकदमा भी वापस लिया। किसका मुकदमा था? ये आतंकवादी के खिलाफ। और कौन लोग थे? कौन लोग थे? फिर यूपी पुलिस से नहीं पकड़ा गया, एनआईए ने नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर पकड़ा। किसको पकड़ा? शहाबुद्दीन को पकड़ा। ये शहाबुद्दीन बिहार का रहने वाला था। इससे पूछताछ हुई। पूछताछ में 7 लोग पकड़े गए। अखिलेश जी ने फिर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं आतंकवादियों को छोड़ूंगा और केस विड्रॉ किया। केस विड्रॉ हुआ। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा यह केस विड्रॉ नहीं हो सकता है। केस चला, 4 लोगों को सजाए मौत हुई और 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ।
मित्रों, मैं आपसे ये पूछने आया हूं, ये जो आजकल आपके सामने भोली भोली तस्वीर और भोली भोली बातें कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को सत्ता संभालना है? क्या ऐसे लोगों को सत्ता संभालना है? क्या ये बोलते हैं सब गुंडागर्दी समाप्त करेंगे? अरे सपा के लिए गुंडागर्दी तो बड़ा हल्का शब्द है। ये तो आतंकवादियों के संरक्षक बने हुए हैं। ये तो जो देश के साथ द्रोह करते हैं उनके संरक्षक हैं। मेरा आरोप है, ये चुनाव सिर्फ साकेंद्र जी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव उत्तर प्रदेश को शांति की ओर ले जाने का, योगी जी के माध्यम से और मोदी जी के आशीर्वाद से ले जाने का चुनाव है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, बोलिए आप अपनी बहू बेटियों को सुरक्षित चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप चाहते हैं कि नहीं आजम खान जेल में रहे? आप चाहते हैं कि नहीं मुख्तार को जवाब मिले? आप चाहते हैं कि नहीं कि आतिक अहमद के जो कारनामे हैं वो सारे के सारे उसको जेल में रखे? ये अखिलेश जी आते हैं, अभी से कहने लगते हैं 10 तारीख के बाद देखना, 10 तारीख के बाद देखना। सत्ता से के नजदीक नहीं, अभी से ही, यानी रस्सी जल गई है, बल नहीं गया। अभी भी वही धौंस, अभी भी वही योजना। इसलिए मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में गरीब का, वंचित का, पीड़ित का, शोषित का, दलित का, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति का, युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का भला हो रहा है तो वो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और अक्षरशः योगी जी उसको लागू कर रहे हैं। आप बताइए, मैं अंत में एक प्रश्न आपके सामने छोड़ के जाता हूं, बताओ मोदी जी ने और योगी जी ने टीकाकरण करके कोरोना से आप लोगों को बचाया कि नहीं बचाया? देश को बचाया कि नहीं बचाया? 175 करोड़ टीके लगाए गए हैं और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश ने भी शायद अब 27 करोड़ हो गया, 28 करोड़ टीके लगाए हैं, हर को सुरक्षित किया है। और जब ये टीके, मैं तो स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, जापानीज इंसेफेलाइटिस का टीका जापान में 1950 में आ गया था। योगी जी जब सांसद बने तो 2006 में गोरखपुर में लेके आए टीका। टेटनस का टीका 30 साल बाद भारत में आया, पोलियो का टीका 20 साल बाद भारत में आया, स्मॉल पॉक्स का टीका 20 साल बाद आया। और मोदी जी ने 1 साल के अंदर कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की और टीका बनाने का काम एक नहीं 2-2 टीके दिए, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और जब टीका लगाने की बारी आई तो अखिलेश बाबू ने क्या बोला? ये मोदी टीका है, ये बीजेपी का टीका है, इसको मत लगाना। आजकल वही टीका लगा करके घूम रहे हैं। मैं पूछता हूं कैसा लगा अखिलेश जी मोदी टीका? अभी 10 तारीख को दूसरा टीका लगेगा, तब असल टीका लगेगा। 10 तारीख को असल टीका लगेगा। लेकिन इन लोगों की नीयत देखो, एक तरफ देश मुसीबत में था, एक तरफ उत्तर प्रदेश मुसीबत में था, टीकाकरण होना था, तो लोगों को गुमराह करने का काम किया तो अखिलेश ने किया, उसकी पार्टी ने किया, उनके लोगों ने किया। मैं चाहूंगा पत्रकार मित्र, जब वो आते हैं तो उनसे पूछना कि तुमने मोदी टीका कहा था कि नहीं कहा था? तुमने बीजेपी का टीका कहा था कि नहीं कहा था? तुमने कहा था कि नहीं बिना ट्रायल के ये टीका लगाया जा रहा है? आज तीसरी वेव आकर के जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने भी चुनाव में छूट बढ़ाई है। इसका मतलब है कि इस टीकाकरण के कारण देश बच गया, सुरक्षित हो गया, मोदी जी के कारण सुरक्षित हो गया। इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, काम करने वालों के अंदाज कुछ और होते हैं और राजनीति करने वाले लोगों के अंदाज कुछ और होते हैं। राजनीति करने वाले लोग जाति के साथ समझौता करते हैं, धर्म के नाम पर समझौता करते हैं, आतंकवादियों से समझौता करते हैं, गुंडाओं के साथ समझौता करते हैं, माफिया के साथ समझौता करते हैं। और जो प्रदेश की सेवा के लिए निकलते हैं वो मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस काम के साथ उत्तर प्रदेश को आगे ले चलते हैं। इसको हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मैं फिर से आपसे निवेदन करने आया हूं। साकेंद्र भाई हमारे बड़े पुराने साथी हैं, इनको ये बड़े साधारण परिवार से आए हुए और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र को लेकर चले। बोलिए, इनको आप पूरा समर्थन देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे?
उधर पीछे से आवाज आए, समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप सब लोग इनको समर्थन दें और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। युवा साथियों का विशेष करके धन्यवाद, जिन्होंने जोश भी बनाए रखा और होश भी रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। जेपी नड्डा नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा नरेंद्र